तो तुम्हारा स्वागत है अजीन के सेकंड पार्ट में। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 12 से 30 तक, यानी कि 19 चैप्टर्स। और इसकी स्टोरी जितनी आगे जाएगी उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। अभी ये पार्ट देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पिछले पार्ट से कितना ज्यादा खतरनाक है। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यार रिकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा जो हमारा मेन कैरेक्टर है के नगाई, उसे एक दिन पता चलता है कि वो एक डेमी ह्यूमन है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है और हर कोई उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। जिसके बाद वो अपने दोस्त काय के साथ जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाता, लेकिन फिर एक दूसरा डेमी ह्यूमन सातो उसकी बहन को किडनैप कर लेता है और उसे अपने पास बुलाता है, जहां वो चालाकी से उसे बेहोश कर देता है और उसे एक लैब में डलवा देता है। जिसके बाद उस लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो 10 दिन तक टॉर्चर होता है। एंड देन फिर बाद में सातो खुद उसे बचाने के लिए आता है, बट उसे डॉक्टर्स को मारते हुए देख वो उसके खिलाफ हो जाता है। और लास्ट में हमने देखा था कि सातो पीछे खड़ा हुआ है गन लेकर उसे शूट करने के लिए। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अजीन पार्ट 2। तो ये चैप्टर शुरू होता है पहले के मोमेंट से, जब तनाका और सातो ने के की बहन को किडनैप कर रखा था। तो वो उससे एक सवाल करते हैं कि तुम्हारा भाई कैसा है, तो वो सिर्फ यही कहती है ही इज अ स्कम। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि उसकी बहन उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं जब सातो ने के कंधे पर गोली मार दी है, और उसके बाद जब वो डॉक्टर के की मदद कर रहा था तो वो उसे भी गोली मार देता। अब हमें दिखाया जाता है के का पास्ट, जहाँ वो अपनी बहन से काफी इंटेलिजेंट था और हर चीज में उससे आगे ही था। दूसरी तरफ उसकी बहन ना तो पढ़ाई वगैरह में उतनी अच्छी थी और उसे एक डिजीज भी थी जिसकी वजह से उसे ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। अब जब दूसरे लोग के से पूछते थे कि उसे बड़े होकर क्या बनना है, तो वो बताता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि मैं अपनी बहन की डिजीज को ठीक कर सकूं। अब उसकी बहन को लगता था कि ये साला अच्छा बनने के लिए ऐसा कह रहा है। एक तरह से उसे जलन भी होती थी क्योंकि वो हर चीज में उससे बेहतर था और उसकी हर बार ज्यादा तारीफ होती थी। पर हमें दिखाया जाता है कि घर पर के की मम्मी के से मना कर देती है काय के साथ खेलने से, और वो उसे बताती है कि उसकी संगत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो एक क्रिमिनल का बेटा है। के कहता है अच्छा आप कहती हो तो ठीक है, वैसे भी मैं उसके साथ इसलिए खेलता था क्योंकि वो काफी अकेला था और उसका कोई दोस्त नहीं था। एज अ सिंपैथी। एक तरह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर के की पर्सनैलिटी दिखाई जाती है कि वो थोड़ा सा शेल्फिश है और अपने मतलब से मतलब रखता है। अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आते तो वो डॉक्टर वहां गोली खाकर पड़ा हुआ था। के सोचता है कि ये तो वैसे ही मर गया है तो अब मुझे अपनी जान बचा लेनी चाहिए, और वो वहां से भागता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर खांसता है और उसे रियलाइज होता है कि अभी भी वो जिंदा है और उस पर और कोई चारा नहीं बचता है। उसे पता था कि सातो उसे पकड़ लेगा, लेकिन उसके बाद भी वो उसे बचाने के लिए जाता है और फिर उसके गोश्त और सातो के गोश्त के बीच लड़ाई होती है। अब वो उस डॉक्टर को खचेड़ कर ले जाता है छत के कॉर्नर पर। अब वो उससे डॉक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से फेंकना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम लकी रहे तो शायद तुम बच सकते हो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें थोड़ी सी सही जगह पर लैंड कराने का। नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स पहले से ही वहां खड़े हुए थे, पीछे उन दोनों के गोश्त फाइट कर रहे थे। तभी जो नगाई का गोश्त होता है वो अपना सर सातो के गोश्त के सर में घुसेड़ देता है, जिसके बाद इस कोलैप्स से सातो की कुछ मेमोरीज की ग्लिम्स के को दिखते हैं। अब उसके गोश्त को खत्म करके सातो उसके लिए आ रहा था, इसलिए फिर वो डॉक्टर को नीचे फेंक देता है, जैसे नीचे गिरकर काफी चोट आती है लेकिन वो बच जाता है। अब वहां से के भागता है, तभी सातो उस पर चाकू फेंक कर मारता है जो उसकी गर्दन पर हल्का सा लगता है और वो नीचे जाकर नदी में गिर जाता है और उसके तेज भाव से बहता चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सातो आता है और तनाका से कहता है अभी एक और काम करना है, और फिर वो दोनों कपड़े बदलते हैं और नीचे जाते हैं जहां वो सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। अब वहां जाकर वो दोनों एक्ट करते हैं। तनाका आंखें बंद कर बैठा हुआ था और सातो सीधा जाता है उनके पास और उनसे कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने एक राज खोलना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है आई एम अ डेमी ह्यूमन। फक भाई ये बंदा कुछ और ही है, खुद बता रहा है दुनिया को, डरने लगता कैसे। ये सुनकर सब पागल हो जाते हैं। एंड फिर वो कहता है एंड प्लीज ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए कि जो भी गवर्नमेंट को डेमी ह्यूमन पकड़ के देगा उसे गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इनाम देगी। सारी न्यूज फॉल्स है। पता है गवर्नमेंट कितना इनाम देती है? एक पैसा भी नहीं। और पता भी है वो डेमी ह्यूमंस का क्या हल करते हैं, उन पर डेडली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और हाँ फिक्र मत करिए, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। ये तनाका को बचाते हुए मैंने एक वीडियो निकाली थी और उसे मैंने
नेट पर अपलोड कर दिया है। वो कहता है मैं लोगों से ये चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि डेमी ह्यूमंस के लिए एक लॉ और रेगुलेशन बन सके। वी वांट जस्टिस फॉर डेमी ह्यूमंस, और इसीलिए मैं एक प्रोटेस्ट करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसे ज्वाइन करें। हमें दिखाया जाता है कि उसकी उस वीडियो पर कुछ ही देर में लाखों में व्यूज आ जाते हैं। काश मेरी वीडियो के साथ भी यही हो जाए। तोसाकी ये वाली वीडियो देख रहा था। इजुमी डर के मारे कहती है अब क्या होगा मिस्टर तोसाकी। तोसाकी कहता है क्या होगा, इस वीडियो से कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसा पता नहीं पहले भी कितनी सारी फेक वीडियोस भी अपलोड हुई हैं, इसे कोई रियल नहीं मानने वाला। और जैसा वो कहता है वैसा ही होता है। उस प्रोटेस्ट में बहुत ही कम लोग आते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां बहुत सारे डेमी ह्यूमंस के गोश्ट भी थे, यानी कि जितने भी लोग वहां आए हैं वो सब के सब डेमी ह्यूमंस हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सातो, और वो कहता है मेरा प्लान लोगों की भीड़ बुलाने का था ही नहीं प्रोटेस्ट में, बल्कि मेरा असली प्लान तो सारे डेमी ह्यूमंस को इकट्ठा करने का था। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तनाका इस तरह से हील होता है जैसे सिर्फ डेमी ह्यूमंस देखकर बता सकते हैं कि ये फेक है या रियल। इसलिए मुझे पता था कि उन्हें पता होगा कि ये वीडियो रियल है और वो ये वीडियो देखकर जरूर आएंगे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब सातो और के वहाँ उस लैब से निकल कर भाग जाते हैं। उसके बाद तोसाकी को अपने हायर अप से बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है और उसकी जगह फ्यूचर में एक नया ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए वो लेकर भी आ गए थे जिसका नाम था सोकाबे, और जो कि उसका स्टूडेंट भी था और उसे मेंटोर मानता था। अब उसी वक्त के दौरान हमें दिखाया जाता है कि ओगुरु उन डेमी ह्यूमंस के बारे में काफी कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बोलता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं दे सकते, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। वो कहता है सही कहा, मैं तो भूल गया था। लेकिन तोसाकी को उनके बारे में जल्द से जल्द जानना था और सातो और के को पकड़ना था, वरना उसकी जगह दूसरा ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा। तभी मौका देखकर तोसाकी पीछे से उसके बॉडीगार्ड को मार देता है और ओगुरो को किडनैप कर लेता है और बाहर खबर फैला देता है कि इस डेमी ह्यूमन के हमले में ओगुरो और उसका बॉडीगार्ड दोनों मर गए। अब वो उसे अपने पास कैद रखता है ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सके। फिर हमें दिखाया जाता है तोसाकी एक हॉस्पिटल में आया हुआ था एक शख्स को विजिट करने के लिए जो कि वहाँ एडमिट था, और वो और कोई नहीं उसकी फियांसे थी। और फिर वो कहता है तुम्हें बचाने के लिए मैं कितने भी लोगों को नर्क में पहुंचा सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है के जो कि पानी के भाव से बहता हुआ काफी दूर आ चुका था। दूसरी तरफ सातो उन सारे डेमी ह्यूमंस को अपने एक अड्डे में बुलाता है जहाँ एक बच्चा भी था जिसका नाम था को, और दूसरा डेमी ह्यूमन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। एंड फिर सातो उन सबका वहाँ स्वागत करता है। वो उससे पूछते हैं डेमी ह्यूमंस कैसे जस्टिस पा सकते हैं। सातो कहता है देखो भाई मेरे पास ऐसा कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है कि हम अपने राइट्स को कैसे हासिल करेंगे, बट जितना मैंने एनालाइज किया कि इतने सालों में गवर्नमेंट ने हमें कोई राइट्स नहीं दिए, तो अभी हमें मांगने नहीं है राइट्स उनसे, बल्कि हमें छीनने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें मास मर्डर करने पड़ेंगे। अब कुछ बंदे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है। सातो कहता है जिसे भी इस प्लान से दिक्कत है वो डेमी ह्यूमन यहाँ से जा सकता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, बट हाँ I am going to do it। अब कुछ बंदे जो राजी नहीं थे इससे वो वहां से जाने लगते हैं, जिसमें वो बच्चा और वो आदमी भी था। तभी को नोटिस करता है कि पीछे केज के अंदर कोई बैठा था ट्रैंकुलाइजर गन लेकर, और तभी वो लात मारकर उस आदमी को बचा लेता है ट्रैंकुलाइजर खाने से। फिर वहां से तनाका बाहर निकलता है और उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन जैसे तैसे को और वो आदमी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। सातो कहता है तुम्हें बिल्कुल निशाना लगाने नहीं आता है, देखो तुमने फिर से मुझे मार दिया। अब जो बंदों ने उन्हें ज्वाइन किया था वो उन्हें देता है एरो गन और उनसे कहता है जाओ उन्हें पकड़ कर लेकर आओ, ये तुम्हारा टेस्ट है। और उनके साथ एक लंगड़ा डेमी ह्यूमन भी था, लेकिन हाँ उसका निशाना बहुत तगड़ा था। वो आदमी और को वहाँ की छत से नीचे कूद कर निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी पीछे से उस बंदे पर एरो से हमला होता है। वो कहता है बच्चे तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं रोकता हूँ। अब वो उन्हें रोकता है और इतने में को वहाँ से नीचे कूद कर मर कर दोबारा जिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि के कहीं एक दूर जंगल में पहुंच चुका है और वहीं एक छोटे से गाँव में एक बुढ़िया के घर रह रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तोसाकी उस फुटेज को देखकर समझ गया था जहां वो दूसरे डेमी ह्यूमंस आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनमें वो बच्चा भी था को, और वो उसको अच्छे से नोटिस कर रहा था कि उसकी आंखें इधर उधर हो रही थी। तो सगी कहता है कि ये किसी दूसरे डेमी ह्यूमन की IBM यानी कि ब्लैक गोस्ट को ट्रैक कर रहा था। इसकी आंखों के मूवमेंट से मुझे यही लगता है, इसका मतलब ये भी एक डेमी ह्यूमन है। देख रहे हो भाई तोसाकी का कितना तेज दिमाग है। अब हम देखते हैं कि को जैसे तैसे वहां से बचकर निकल कर आ चुका था और वापस अपने घर आ जाता है, और फिर वो अपने फ्लैट के नीचे अपनी एक नेबर से मिलता है। वो उसे खून में देखकर घबरा जाती है और एम्बुलेंस को बुला देती है। तभी वो अपने कमरे में जाता है ये सोचकर कि अब थोड़ा आराम करूंगा। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसके घर में पहले ही तोसाकी ने
अपने आदमी भेज रखे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब वो उधर से भागने लगता है और वो सोचता है खिड़की से कूद कर निकल जाऊं, बट दे आर प्रोफेशनल। तो 2 आदमी नीचे भी खड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अब उस पर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कूद जाता है और जो बीच में तार होते हैं वो उसमें जाकर फंस जाता है। उसे शौक लगता है, वो मरता है, एक तार टूटता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक तार टूटने की वजह से वो दोनों आदमी वहां से हट जाते हैं और लक उसका साथ दे रहा था। वो जिंदा होता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन नीचे तोसाकी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था और वो जाकर सीधे उसे ठोक देता है और अब उसे वो ट्रैंकुलाइजर मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से एम्बुलेंस आ जाती है। तोसाकी कहता है हॉस्पिटल से जैसे निकले तभी उसे पकड़ लेना, लेकिन वो हॉस्पिटल जाते ही हील हो जाता है। एंड फिर वो नोटिस करता है कि जब वो हील होता है तो उसका एक ब्लैक सा मैटर हवा में उड़ता है। तभी वो नोटिस करता है बाहर दूर जंगल में वही मैटर उड़ रहा था। वो समझ जाता है कि इसका मतलब कि वहां भी कोई डेमी ह्यूमन है। एंड फिर वो वहां से भाग कर जाता है और वहां वो उसे जंगल में देखता है के अपने गोश्त के साथ। वो कहता है ये सच में तुम हो के नगाई, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था। तभी उसका ब्लैक गोश्त उस पर हमला करने के लिए भागता है। के उसे ऑर्डर देता है रुक जाओ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता जब तक वो उसे चीर नहीं देता और उसे चीरने के बाद वो गायब हो जाता है। के कहता है ये साले को मैं अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीख पाया। फिर वो जिंदा होता है और फिर कोस जिंदा होता है और उसे कहता है मेरा नाम है नकानो को और मैं एक सातो नाम के डेमी ह्यूमन से भाग रहा हूँ और वो कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहा है और मुझे उसे रोकना भी है, प्लीज मेरी मदद करो। के फिर उसे अपने साथ ले जाता है और जंगल में उसे राइस बॉल्स खिलाता है, लेकिन इसी के साथ उसने उसमें कुछ पॉइजन भी मिला दिया था, जिसके बाद तो को की तबीयत तुरंत खराब होने लगती है। के कहता है तुमने मेरा पता लगा लिया कि मैं कहाँ हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मैं इस वक्त किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब को जल्दी से भागता हो जाता है और खाई से नीचे कूद जाता है ताकि वो मर कर दोबारा जिंदा होगा तो हील हो जाएगा और उसकी बॉडी से पॉइजन भी चला जाएगा। अब जैसे ही वो जिंदा होता है पीछे से के आकर उस पर हमला कर देता है और फिर वो एक लकड़ी लेकर उस पर अटैक करने लगता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर लॉक कर देता है, फिर वो लकड़ी तोड़कर उसके हाथों में घुसेड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो और तेजी से उसकी गर्दन दबाने लगता है, इसलिए फिर वो अपनी गर्दन में लकड़ियां घुसेड़ कर मर जाता है। अब जैसे ही वो उसे छोड़ता है वो दोबारा जिंदा होकर उन लकड़ियों को उसके पैरों में घुसेड़ देता है और फिर उसे नदी में डुबा कर बेहोश कर देता है। और जब को होश आता है तो वो एक ट्रक के कंटेनर में था जो कि ऐसे वर्टिकल था ताकि वो उससे बाहर न निकल सके। को कहता है क्या कर रहे हो तुम? सातो पता है कितने लोगों को मारने वाला है। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम इस देश में अभी भी क्यों रह रहे हो? अपनी जान क्यों नहीं बचा लेते यहाँ से निकलकर? और वैसे भी गरीबी और भुखमरी से भी तो कितने लोग मरते ही हैं, उन्हें बचाने का ख्याल तो नहीं आया होगा तुम्हारे मन में? एंड whoever dies in this country is none of my concern। और फिर वो उसे बंद करके वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सातो एक और वीडियो अपलोड मारता है इंटरनेट पर कि उसने पिछली बार जो मैसेज दिया तो उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, इसलिए अब लगता है कि मुझे फोर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो मुझे सीरियसली ले, इसलिए इस वेडनेसडे को मैं ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा जिसे पूरी दुनिया नोटिस करेगी। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ओगुरो, जिसे तोसाकी ने पकड़वा कर रखा था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो डेमी ह्यूमंस की इन्फॉर्मेशन उन्हें बताए, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बता रहा था और बस एक ही बात रिपीट करे जा रहा था कि मुझे मेरी सिगरेट ला कर दो, मेरी गाड़ी में रखी हुई है। फिर तोसाकी आता है और अब वो उसे रियल टॉर्चर करता है उसका मुंह खुलवाने के लिए। वो कहता है अगर तुम अब नहीं बोले ओगुरो तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। ओगुरो कहता है ठीक है 2 उंगलियां काट देना, क्या है कि 2 से मैं सिगरेट पी सकता, नहीं ऐसा करना तीसरी भी छोड़ देना टू फ्लिक दी एशेस। तो साकी सोच रहा था कि इसे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो सच में उसकी 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और वो बस यही कह रहा था कि मेरी सिगरेट ला दो बस। अब तो साकी हार जाता है और वो उसकी सिगरेट लाकर उसे दे ही देता और फिर वो एक सुट्टा लगाकर बोलता है हाँ भाई बताओ क्या पूछना। तो उससे पूछता है वो ब्लैक गोस्ट यानी कि वो आईबीएम्स की कमजोरी है क्या? ओगुरो बताता है कि वो काफी अनस्टेबल होते हैं, तो डेमी ह्यूमंस ज्यादा उन्हें 5 से 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो वैनिश हो जाते हैं। और हाँ ज्यादा से ज्यादा वो दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। और हाँ एक और चीज, उनकी असल कमजोरी है बारिश, क्या है कि डेमी ह्यूमंस और उनके आईबीएम का कनेक्शन एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है, जैसे टीवी या फोन्स के सिग्नल्स होते हैं। तो जब बारिश होती है तो वो वेव्स कनेक्ट नहीं कर पाती है और डेमी ह्यूमंस भी अपने आईबीएम से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब यह इन्फॉर्मेशन तोसाकी अपने ऑफिस में जाकर बताता है और उसे बोलता है कि मुझे एक मौका दो और हम सब मिलकर सातो को रोक सकते हैं, लेकिन वो सब उसके पहले के फेलियर्स की वजह से चिढ़े हुए थे और कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। लेकिन तभी सुकाबे जो उसकी जगह पर अपॉइंट होने वाला है वो कहता है कि मुझे ये आइडिया ठीक लग रहा है, हमें तोसाकी सेनपाई की बात सुननी चाहिए। और फिर वो उन सबको कन्विंस करता है। के बाद वो अंदर चीफ से बात भी करता है इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों भी
तोसाकी के प्लान से इसलिए एग्री कर रहे थे क्योंकि उसमें उनका फायदा था, और बाद में वो सारा ब्लेम तोसाकी पर डालेंगे और उसे फंसा देंगे। इसके बाद सोकाबे को तोसाकी की पोस्ट मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि सोकाबे के पीछे एक IBM खड़ा हुआ था। अब इधर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सोकाबे ऑल्सो आर डेमी ह्यूमन, या फिर किसी दूसरे डेमी ह्यूमन ने अपना IBM भेजा होगा इनकी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। अब में दिखाया जाता है कि सातो और उसकी टीम स्टाइल से निकल रही थी अपने मिशन के लिए। सातो एयरपोर्ट पे जाता है, उसकी फ्लाइट थी, और वो आराम से सिक्योरिटी को चकमा देते हुए निकल जाता है क्योंकि उसका जो असली सामान था वो तो उसका गोश्त ऊपर दीवार से चिपक कर लेकर आ रहा था, और वो अंदर वेटिंग एरिया में उसे वो बैग ला कर दे देता है। फिर वो जाता है, फ्लाइट में आराम से बैठता है, एयरप्लेन उड़ता है। उसी वक्त सातो उठकर अपना बैग लेकर जाता है पायलट की कैबिन की तरफ, बैग से एक आरडी निकालता है, उनका गेट चीरता है, उन दोनों पायलट्स को मार देता है, और उसके बाद खुद उनकी सीट पर बैठकर एयरप्लेन को कंट्रोल करने लगता है। सीधे नीचे एयरप्लेन को डाउन करके नीचे ले जाता है शहर की तरफ, और फिर बीच शहर में जाकर उसे जमीन में क्रैश कर देता है। That is a fucking impact. And then स्टाइल से आग में जलते हुए एयरप्लेन से जिंदा निकलता है। एंड क्या बैड एस पैनल बनाया भाई ये। अभी सब जगह ये न्यूज चल रही थी, हर टीवी चैनल पर सब सातों को दिखा रहे थे। अब उड़ता हुआ एक ड्रोन आता है जिसमें उसे मिलती है अपनी एक शॉटगन, और वो शॉटगन लेके वहां आराम से खड़ा हुआ था। फिर गवर्नमेंट भेजती है अपने स्पेशल कमांडोज की टीम उसे खत्म करने के लिए। अब तो जाके प्लान यही था कि इसे बार बार मार कर इसकी ऐसी तैसी कर देंगे जब तक ये पागल ना हो जाए। अब शुरू होता है, पहले हेड शॉट पड़ता है, वो मरता है, दोबारा जिंदा होता है, फिर गोली पड़ती है, फिर मरता है, फिर दोबारा जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जिंदा होता है, और ऐसे ही काफी देर तक चलता है। ये न्यूज के भी टीवी पर देख रहा था, लेकिन फिर वो उसे हटा देता क्योंकि उसे इस सब में नहीं पढ़ना था। अब ऐसे ही वो सातों को मारते ही जा रहे थे, तभी एकदम से एक ऑफिसर के उनके गोली लगती है। एंड देन वो नोटिस करते हैं कि पीछे छत पर दो स्नाइपर बैठे हुए थे जो कि सातों के आदमी थे। लेकिन उसके बाद साइड से उन पर भी हमला होता है, जिसके बाद साइड से एक IBM आता है और उन दोनों ऑफिसर्स को चीर देता है। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहां दो ऑफिसर और थे। एक को तो वो चीर देता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा फायर स्प्रिंकलर को आग की मदद से ऑन कर देता है, जिसके बाद वो हिलना बंद हो जाता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि इस IBM का मालिक तरह का तभी पीछे से आता है और उसे शूट कर देता है। अब ऐसे ही एक एक करके उन सारे ऑफिसर्स को मार रहे थे। नीचे हम देखते हैं तो कुछ लोग सातों को शूट करे जा रहे थे, लेकिन इस बार जब वो शूट करते हैं तो गोली उसे छूती नहीं है क्योंकि उसका IBM उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और अब वो निकालता है शॉटगन, और अब वो शुरू हो जाता है। अपने IBM को वो शील्ड बनाता है और अपने शॉटगन से वो अटैक करता है, एंड वो पूरा साला जॉन विक बन जाता है और सबको मार देता है। और बाद में जब वहां पुलिस आती है तो वो उसे छूती भी नहीं है। उनकी इतनी फटी हुई थी ये डिस्ट्रैक्शन देखकर, उन्हें पता था कि वो नहीं रोक पाएंगे इसे, और साथ वो आराम से वहां से निकल जाता है। तोसाकी और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये साला इस अटैक से भी बचकर बाहर निकल गया। तो कैसा लग रहा है ये वाला पार्ट? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि को उस ट्रक के कंटेनर से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। अब सातों के इस कांड से सारे डेमी ह्यूमंस पर सबकी नजर थी, और न्यूज में इसकी बातें चल रही थी, और उसमें के की भी फोटो दिखाई जा रही थी। अब जहाँ के रह रहा था इस वक्त गाँव में, वहाँ सबने ये न्यूज देख ली थी और सबको अब उस पर शक हो जाता है, और के भी ये नोटिस कर लेता है। इसलिए वो जाता है उनके घर और सीधा उनसे बात करता है और उनसे कहता है, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं के नगाई जैसा दिखता हूँ लेकिन मैं के नगाई नहीं हूँ। और उन्हें बिलीव कराने के लिए वो एक फुल डिटेल में अपनी एक सैड स्टोरी बनाकर उन्हें बताता, और उसकी एक्टिंग इतनी तगड़ी थी कि वो लोग उस पर बिलीव भी कर लेते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है और शॉर्ट गन से उसे उड़ा देता है। वो उनसे कहता है, तुम पागल हो, इसकी बातें मान रहे हो। और फिर वो सब देखते हैं उसे हील होते हुए, और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये डेमी ह्यूमन ही है। सातो कहता है, तूने सब गड़बड़ कर दिया, और फिर वो वहां से जैसे तैसे भाग जाता है। अब के जाता है और को उस ट्रक से बाहर निकालता है और उसे कहता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस वक्त। इस सातों को हमें खत्म करना होगा, वरना ये हम डेमी ह्यूमंस को चैन से रहने ही नहीं देगा। अब वो गाँव के बंदे सब उसे ढूंढ रहे थे, और वो जो शॉटगन वाला बंदा था वो उल्टा जाकर उस ग्रैनी को ही किडनैप कर लेता है, और फिर उसी की फोन से उसे फोन मिला रहा था। और तभी के को पता चलता है कि उसने ग्रैनी को किडनैप कर लिया। जिसके बाद के कहता है, को तुम आगे जाओ, मेरा कुछ सामान रह गया, मैं लेकर आता हूँ। फिर वो वापस आता है, गेट खटखटाता है, वो आदमी आता है और उसे उसके शॉटगन से उड़ाकर वहां से चला जाता है। अब को और के नदी में कूदते हैं ताकि वो उसके भाव से दोबारा शहर पहुंच सके। अब के और को शहर तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर्स
हर न्यूज चैनल पर चल रही थी, इसलिए वो बाहर फ्रीली घूम भी नहीं सकते थे। अब के कहता है मेरे पास एक आइडिया है, सातों को हम अकेले नहीं हरा सकते, हमें किसी की मदद लेनी होगी जो उसका दुश्मन हो। तुमने सुना ही है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वो असल में बात कर रहा था तोसाकी की। वो कहता है सातो जैसे डेमी ह्यूमन को पकड़ने के लिए इसे भी डेमी ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी अपनी आर्मी में, तो ये हमारे साथ जरूर डील करेगा। और वैसे भी मुझे इसकी एक वीकनेस पता है, जिसके बाद तो ये मुकर ही नहीं पाएगा। अब वो तो किसी की दूसरे की गाड़ी चुराते हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सातो की एक और वीडियो आती है। वो कहता है फर्स्ट इम्पैक्ट तो हो गया, अब सेकंड इम्पैक्ट की बारी। और अब उसने तोसाकी की ऑफिस की एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उनके सारे ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए थे और वो एक एक करके उन सबको मार रहा था। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो इस सेकंड इम्पैक्ट के बाद मुझे थर्ड इम्पैक्ट के लिए भी जाना पड़ेगा। दैट विल बी द फाइनल स्टेज। उसके बाद ये देश मैं चलाऊंगा। अब हमें तोसाकी और उसकी फियांसी की एक झलक दिखाई जाती है। अब दूसरी तरफ तोसाकी के ऑफिस में लोग घबरा रहे थे क्योंकि उन सब के नाम लिस्ट में थे और अभी एक बंदा मर भी चुका है। तभी उन्हें न्यूज आती है कि उनके ऑफिस के डॉक्टर किसी को एसिसिनेट कर दिया गया है। और ये खबर सुनकर तोसाकी हिल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग ऑर्डर में लोगों को मारेंगे, लेकिन ये तो रैंडमली मार रहे थे, यानी कि किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। अब थोड़ी देर बाद तोसाकी को एक फोन आता है जो कि के का था। वो कहता है मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ तुम्हारी महबूबा से मिलने, तुम भी आ जाओ, क्या पता ये आखिरी मुलाकात हो। अब तोसाकी गुस्से में वहां जल्दी पहुंचता है अपनी सारी टीम को लेकर। अंदर हॉस्पिटल में के को से कहता है मैं जाकर तोसाकी से बात करूंगा डील की, तुम कहीं जाकर छुप जाओ, अगर उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तुम अपने आईबीएम का यूज करके मुझे बचा लेना। को कहता है लेकिन मैं आईबीएम को नहीं एक्टिवेट कर पाया हूँ अभी तक। के कहता है क्या, मैं तुझे लेकर क्यों आया हूँ, चल ठीक है जाकर बस छुप जा। अब हमें दिखाया जाता है तोसाकी वहां पहुंचता है अपने फियांसे के रूम में जहां उसके बेड के पास ही केक खड़ा हुआ था। के कहता है मुझे पकड़ने या ट्रैंकुलाइजर शूट करने की जरूरत भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने वो किया तो मैं 1 सेकंड के अंदर अपना आईबीएम बुला दूंगा और वो तुम्हारी महबूबा के चीथड़े उड़ा देगा। और हाँ मैं पहले ही बता दूं मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ सही से, तो मेरे बेहोश होने के बाद भी वो नहीं रुकेगा। देखो तुम गलत मत समझो, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तभी गलती से ऊपर की केज से को निकल कर गिरता है और उन सबको लग रहा था कि ये कोई चाल है और वो उन पर अटैक करने वाले थे। के कहता है रुको रुको रुको, ये मेरे साथ है, पता नहीं क्यों है मेरे साथ, सिर्फ मेरी दिक्कतें बढ़ाया जा रहा है। देखो मैं सच कह रहा हूँ तोसाकी, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं सातों को रोकने के लिए। अब तोसाकी पर भी कोई और चारा नहीं था, वो इस डील से हाँ कर देता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सातों एक एक करके उन लिस्ट में से एक एक बंदूक को मार रहा था। दूसरी तरफ के और को तोसाकी अपने बेस पर ले जाता है, उन दोनों को वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसके बाद वो उन्हें ओगुरो से मिलवाता है जो कि फिर उसे उनके आईबीएम से रिलेटेड काफी सारी बातें बताता है और वो के से पूछता है कि तुम कितनी बार दिन में अपना आईबीएम यूज कर सकते हो। के कहता है 5-6 बार। और ये सुनकर ओगुरो हैरान हो जाता है कि यार तुम तो स्पेशल हो, नॉर्मली लोग सिर्फ 1-2 बार ही यूज कर सकते हैं। फिर वो उससे ही रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग भी देता है और फिर वो इजुमी के आईबीएम से ही एक एग्जांपल लेकर उन्हें बताता है कि तुम एक टाइम पर 2 आईबीएम भी क्रिएट कर सकते हो, पर हाँ एक बारी में एक ही कंट्रोल करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद वो उन्हें शूटिंग की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। अब को ओगुरो से पूछता है कि मैं अपना आईबीएम कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। वो कहता है ऐसा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, यू आर अ रेयर केस, बट आईबीएम की असली पावर तभी हमें दिखती है जब डेमी ह्यूमंस मरते हैं और उनकी हीलिंग पावर निकलती है, तभी हमें वो डार्क मैटर दिखता है। तो शायद हो सकता है कि बार बार मरने से तुम्हारा आईबीएम एक्टिवेट हो जाए। अब को के पास जाता है और उससे पूछता है कि यार ये थोड़ा आसान तरीका बता जिसमें मेरे को ज्यादा दर्द भी ना हो और मैं बार बार मर सकूं। वो कहता है हाँ बंदा बहुत अच्छा रहेगा, उसमें तू कंटिन्यूसली मर भी सकता है और उतना ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। एंड देन फिर को ये करता है और अब हमें दिखाया जाता है इजुमी का पास्ट, जहाँ उसे तोसाकी हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था एक केस के सिलसिले में और वो बुरी तरह इंजर्ड पड़ी हुई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इजुमी का असली नाम उस वक्त योको था और तब वो स्कूल जाती थी। वो अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। लेकिन अब जो उसका स्टेप फादर था ना, वो 1 नंबर का हरामी था, ना तो वो कुछ कमाता था और उल्टा उसकी माँ से पैसे लेकर पार्टियों में उड़ाता था। और उसने अपनी माँ को कई बार समझाने की भी कोशिश की कि इस आदमी को तुम छोड़ दो, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती थी और इसीलिए उसके घर का माहौल काफी खराब रहता था। और इजुमी बस यही सोचती थी कि वो इस घर को छोड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए और इसीलिए वो इतने सालों से पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी और अपने रुपए अकाउंट में बचा बचा कर रख रही थी और इंतजार कर रही थी जब 1 मिलियन येन हो जाएंगे ना मेरे, मैं इस घर से निकल जाऊंगी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था स्कूल में और वो सेविंग करने के बाद
उसके साथ रहने का सोच रही थी। शी वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिम। अब एक दिन वो अपने घर आती है और वो अपनी चेकबुक चेक करती है तो उसके सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट से उड़ गए थे। वो समझ जाती है कि ये उसके स्टेप डैड का ही काम है। वो जाती है और उससे पूछती है कि आपने मेरे पैसे क्यों लिए। वो कहता है या मैंने वो पैसे बोरो किए फॉर द गर्ल्स। अब वो अपनी माँ को भी जाकर फिर सुनाती है, देखा क्या हो गया आपकी वजह से, मैंने कहा था उस जाहिल को छोड़ दो। और अब वो डिसाइड कर लेती है इस घर को छोड़ने का और जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, लेकिन वो भी हरामी निकलता है। वो देखती है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ था। अब यहाँ योको पूरी टूट चुकी थी। वो जाती है घर और सुसाइड करने की कोशिश करती है और अपना हाथ भी काटती है। तभी उस वक्त उसका स्टेप डैड आ जाता है जो कि पूरे नशे में धुत था और उसे ऐसे हाफ नेकेड देखकर वो इस मांगा को ब्रेथ समझ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें फिर योको गुस्से में वो कैंची उठाकर उसकी छाती में घुसेड़ देती है और फिर वो उसका स्टेप डैड पागल हो जाता है और गुस्से में उसे उठाकर वॉश बेसिन पर पटक देता है, जिसके बाद उसका सर फट जाता है और वो उसी वक्त मर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे होश आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो मरी ही नहीं। और वो जाकर देखती है कमरे में चुपचाप तो उसकी माँ खड़ी होती है और उसका स्टेप डैड कह रहा था कि देखा तुम्हारी बेटी एक डेमी ह्यूमन है, अब हम उसे गवर्नमेंट को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जब वो हील हो रही थी उसकी माँ और उसके बाप ने उसे देख लिया था। योको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वहां से चली जाती है और जितने पैसे उस पर बचे हुए थे वो जाकर एक रात के लिए होटल में एक रूम लेती है आराम करने के लिए। और तभी पहली बार वो अपने IBM से भी मिलती है और उसके साथ कडल करके सो जाती है। उसके इतने बुरे टाइम पर उसका IBM में उसका सपोर्ट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एकदम से रोड पर गिर जाती है और उसकी आंखें फिर सीधा जाकर हॉस्पिटल में खुलती हैं। तो साकी उसे बताता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे स्टेप डैड की मौत हो चुकी है। योको कहती है सही हुआ, वैसे भी वो दोनों ये डिजर्व करते थे। तो साकी कहता है तुम थोड़ा सा गलत समझ रही हो अपनी माँ के बारे में। फिर हमें बताया जाता है कि असलियत में उधर क्या हुआ था। तो जो उसका स्टेप डैड था वो तो उसे गवर्नमेंट को बेचना चाह रहा था, लेकिन वो उसकी माँ उसे मना कर देती कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगी। लेकिन जब वो नहीं मानता तब उसे ना चाहते हुए भी उस पर चाकू से हमला करना पड़ता है, जिसके बाद वो भी गुस्से में उस पर हमला कर देता है एंड देन दे बोथ डाइड। अपनी माँ की असलियत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साकी उठकर वहां से जाने लगता है। उसे लगता है वो खबर गलत थी कि एक ये डेमी ह्यूमन है, लेकिन तभी वो उसके सामने पूरा हील होकर खड़ी हो जाती है एंड देन उसके बाद तुम्हें पता ही है कि तोसाकी उसे अपने अंडर ले लेता है और उसे ज्वाइन करते ही योको अपना नाम बदलकर इजुमी शिमुमुरा रख देती है। शिमुमुरा उसके बर्थ फादर का लास्ट नेम था और इजुमी उसकी माँ का मिडिल नेम। हमें दिखाई जाती है एक जेल जहाँ पर एक कैदी है जिसका नाम है कोतोबुकी, जो एक दिन इतने खतरनाक जेल से भागकर निकल गया था और दूसरे दिन वापस भी आ जाता है और सब गार्ड्स हैरान थे कि ये साला निकल कैसे गया था यहाँ से, और वो किसी को बताता भी नहीं है कि वो कैसे निकला था। तभी अब कुछ बाकी के प्रिजनर्स इससे इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तू यहाँ से कैसे निकल कर गया था। अभी उन्हें लग रहा था कि इसके पास कोई हिडन केव होगी जिसका फायदा उठाकर वो भी निकल सकते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ बताता ही नहीं है। हम देखते हैं कि वहीं उस जेल में एक का दोस्त काय भी था। उसे सजा मिली थी एक डेमी ह्यूमन की मदद करने के लिए। अब वो दूसरे प्रिजनर्स थे, वो कोतोबुकी को मारने लगते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो उन्हें बताए कि वो वहां से कैसे निकला था। और तभी काय आकर उसे बचाता है, लेकिन कोतोबुकी पीछे हट जाता है और फिर काय को वो सब मिलकर धुनते हैं। कोतोबुकी कहता है देखो तुम इसमें मत पड़ो, वैसे भी इन बंदों से लड़कर कोई फायदा नहीं। तो कुछ दिन बाद वो बोर होकर खुद ही चले जाएंगे। यही सिंपल तरीका है फाइट्स को अवॉइड करने का। फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि वो सारे प्रिजनर्स कोतोबुकी को रात में उसके बेड पर मारने के लिए आते हैं और उसे पकड़कर खूब बुरी तरह धुनते हैं, लेकिन वो तब भी उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी काय फिर से वहां आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे बंदे उस पर भारी पड़ने लग जाते हैं और फिर वो काय की भी लात तोड़ने वाले होते हैं। कोतोबुकी पर कोई रास्ता नहीं बचता और फिर वो अपने IBM की मदद से उन सबको एक सेकंड में धो देता है और इतनी क्विकली ये करता है कि उन सबको रियलाइज तक नहीं होता। अब अगले दिन वो काय से बात करता है। काय उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त था के, जो कि एक डेमी ह्यूमन था और उसी की मदद करने के लिए मुझे यहाँ बंद करा गया है। मैंने उसकी मदद करी, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे बिना बताए मुझे अकेला वहां छोड़कर चला गया। लेकिन इस सब के बाद भी अगर उसे कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा, बिकॉज ही इज माई फर्स्ट एंड ओनली फ्रेंड। ये लाइन कुछ सुनी सुनी लग रही है ना? My best friend found it. My only friend, really. कोतोबुकी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वैसे कभी यहाँ से बाहर निकलना हो तो मुझे बस एक बार बोलना।
काई कहता है ठीक है, और फिर हमें दिखाया जाता है उसका IBM, जो कि बहुत खतरनाक था क्योंकि उसके पंख भी थे। और हमें दिखाया जाता है कि सुकाबे तोसाकी के साथ काम कर रहा था और वो उसके लिए ऑफिस के सीक्रेट फाइल्स निकाल कर उसे दे रहा था, और जो भी वहाँ की इंफॉर्मेशन थी वो भी। वो उससे पूछता है कि आज इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्या आप उसमें आओगे? पहले तो तोसाकी मना कर देता है, कहता है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ मैं आज मीटिंग में जरूर आऊंगा। अब उधर मीटिंग हो रही थी तो वहाँ सातो की टीम के बंदे अपने IBM से वहां अटैक कर देते हैं और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। और फिर वो जब वहां देखते हैं तो तोसाकी उस मीटिंग में था ही नहीं। अब उन्हें गुस्सा आता है और वहां वो एक ऑफिस के बंदे को मार देते हैं, और जब वो ऐसा हमला करता है तो उसके नाखून से हल्की सी खरोच उनके चीफ के चेहरे पर लग जाती है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब बाद में सुकाबे फोन करता है तोसाकी को और उसे बताता है कि मीटिंग में सातो की टीम ने हम पर हमला कर दिया, और ये देखकर हमारे चीफ काफी घबरा गए हैं और वो इतना ज्यादा डर चुके हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि वो इस वॉर से बैकआउट कर रहे हैं और वो सातो के सामने सरेंडर कर रहे हैं साफ साफ। अब ये सुनकर तोसाकी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका असलियत में पता है प्लान क्या था। उसे पता था कि मीटिंग में सातो के बंदे उसे मारने के लिए आएंगे, इसलिए उसने ये झूठ बोला था कि वो मीटिंग में आएगा, और फिर वो आया ही नहीं, ताकि जब वो वहां आए और अटैक करें तो उनके चीफ को रियलाइज हो ये सातो कितना ज्यादा खतरनाक है और कभी भी किसी को मार सकता है। जिसके बाद वो शायद तोसाकी को पूरी पावर दे देंगे ताकि वो साकुतो को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो गया था। उसका चीफ इतना ज्यादा डर गया है कि उसने ये वॉर ही खत्म करने का सोच लिया। अब ये खबर जाकर तोसाकी के को बताता है कि वॉर खत्म हो चुकी है, हमारे चीफ ने सातो के सामने सरेंडर करने का डिसाइड कर लिया। के कहता है फिक्र मत करो, सातो इतने में नहीं मानने वाला, वो फिर भी वॉर करेगा। तोसाकी कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है जब हमारे IBMs कोलैप्स हुए थे ना तो मैंने उसकी कुछ मेमोरीज देखी थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि सातो कैसा बंदा है। ही लव्स डिस्ट्रक्शन, हमें उसे वॉर कर ही हराना होगा। सरेंडर इज नॉट अ ऑप्शन। अब तोसाकी सातो की फाइल ओपन करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, और उसके पास्ट को जानने के लिए वो उसके एक कलीग से मिलता है। वहां से हमें पता चलता है कि सातो US आर्मी में था और उसका असली नाम है सैम्यूल T. ओवन। वो उन्हें बताता है कि वो हमारी बटालियन में ही था जब वियतनाम का वॉर हुआ था। तो उसी दौरान सातो की टीम और मुझे एक मिशन मिला था हमारे एक सोल्जर को रेस्क्यू करने का जो एनिमीज के कब्जे में था। ये मिशन एकदम इम्पॉसिबल था सिर्फ 4 जनों के लिए, क्योंकि वहाँ हमारे एनिमीज पर 100 से ऊपर सोल्जर्स थे। लेकिन उसके बाद भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम चुपचाप से अपने बंदे को निकाल कर ले जाएंगे एंड हम उसे रेस्क्यू करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलने वाले होते हैं तभी सातो गोली चला देता है और सारे के सारे सोल्जर्स हमारे पास आ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी हमें उनसे लड़ना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ तबाही मचती है। मैंने पहली बार सातो के चेहरे पर स्माइल देखी थी जब उन सारे सोल्जर्स को गोलियों से छल्ली कर रहा था। उस मिशन में हम बचकर निकल जाते हैं, लेकिन सातो की टीम का एक बंदा मर जाता है और एक बंदा बुरी तरह घायल हो जाता है। यहाँ तक कि सातो ने तो एक अपनी टांग भी गवा दी थी। तभी मैं उस दिन उसे देखकर समझ गया था कि ये बंदा इंसान नहीं, एक डीमन है। अब तोसाकी अपने ऑफिस में जाता है और लोग कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम सबको सातो के खिलाफ जंग में लड़ना होगा। वो ऐसा आदमी नहीं जो हमारे सरेंडर करने पर चुप हो जाए। अब उसमें से कुछ बंदे तोसाकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है सातो की वो मेमोरीज जो केन ने उसके IBM से कोलैप्स करते वक्त देखी थी। उसमें सातो काफी छोटा था और उसका बाप उसे डांटता है कि ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि लाइफ इज अ प्रीशियस थिंग, तुम किसी को मजे के लिए नहीं मार सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ छोटा सा सातो खड़ा हुआ है और उसके पीछे उसने कई सारे खरगोशों को बुरी तरह चीर दिया था। फिर उसका बाप उसे माफी मांगता है और उसे कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें मारा। और तुम्हें यहाँ देखी गया होगा कि सातो पैदा ही एक राक्षस हुआ है। और यही ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताना कि इस पार्ट में तुम्हें सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा, और हाँ ये भी बताना कि ये तुम्हें मांगा कैसी लग रही है, क्या मुझे इसका पार्ट 3 लाना चाहिए या नहीं। और हाँ ये भी कमेंट करना कि और कौन सी मांगा कवर करनी है, ताकि मैं उन्हें अभी से पढ़ना भी स्टार्ट कर दूं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल जाकर सब्सक्राइब करो, 100 के पहुंचना है हमें जल्दी। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो